नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। जैसा सोचा था वैसा ही आगाज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का हुआ है। मुद्दों की भरमार रही। सदन का पहला दिन हंगामेदार रहा। मुद्दे तो बहुत सारे थे, लेकिन सबसे ज्यादा गर्मागर्मी जींद में छात्राओं के साथ कथित छेड़छाड़ का जो मुद्दा था उस पर देखने को मिली। तो कैसा रहा शीतकालीन सत्र का पहला दिन, अगले आधे घंटे में ये आपको पूरा दिखाएंगे। इमोशनल स्टेटमेंट देना ये बहुत खतरनाक है। अध्यक्ष महोदय, नहीं आप तो अच्छी परंपराओं का पालन कर रहे हैं। आपसे इतने आदमी मर गए। या तो इस बात का प्रूफ दें, नहीं तो खड़े होकर सदन में माफी मांगे। तो विधानसभा में स्टेट सॉन्ग को लेकर प्रस्ताव रखा गया, जिसको लेकर सीएम ने कहा कि हरियाणा की पहचान अग्रणी राज्यों में है। प्रदेश का राज्य गीत नई पहचान देगा। हालांकि इस पर विपक्षी विधायकों ने समय मांगा तो तय हुआ कि फाइनल जो होगा वो 19 तारीख को ही होगा, क्योंकि 3 सॉन्ग हैं, इनमें से एक को फाइनल करना है। आज हरियाणा प्रदेश की पहचान भारत के अग्रणी राज्यों में होती है। हरियाणा के लोगों ने सदैव देश की रक्षा में अनेक बलिदान दिए हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि हरियाणा का अपना राज्य चिन्ह है, लेकिन प्रदेश का कोई राज्य गीत नहीं है जो इसके इतिहास और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हो और जिसमें इसके लोगों के गुण और योगदान समाविष्ट हों। एक बार अपनाया गया राज्य गीत सभी हरियाणवियों को उनकी जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति से इतर इन्हें एक नई गौरवपूर्ण पहचान प्रदान करेगा। हमारे पास 3 विकल्प हैं जिन्हें इस माननीय सदन के समक्ष राज्य गीत के रूप में विचारार्थ रखा जा रहा है। इन विकल्पों का चयन एक विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। इसमें समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से जनता से गीत आमंत्रित किए गए थे। इसके जवाब में 204 प्रविष्टियां मिली, जिनमें से इन 3 का चयन किया गया है। मैं राज्य गीत का चयन करने में इस माननीय सदन का समर्थन चाहता हूं। मुझे आशा है कि यह गीत इस सदन की और राज्य के लोगों, जिनका हम सभी प्रतिनिधित्व करते हैं, की सामूहिक इच्छा को अभिव्यक्त करेगा। मैं इन 3 विकल्पों को आपके विचार के लिए प्रस्तुत करता हूं और आपकी राय चाहता हूं कि इन 3 विकल्पों में से किस गीत को प्रारंभ में आज से 1 साल की अवधि के लिए राज्य गीत के रूप में अपनाया जाए। तो शीतकालीन सत्र के पहले दिन छात्राओं की सुरक्षा के मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने सरकार से महिला सुरक्षा की गारंटी की मांग की, तो वहीं सदन में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल के बयानों पर पलटवार किया। आपसे हमें गारंटी चाहिए और एक आपसे हमारी मांग भी है। हमें विश्वास नहीं है सरकार पर इस चीज को लेकर कि बार बार ये सरकार, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। हमें कोई जुमला नहीं चाहिए, हमें गारंटी चाहिए इस बात की लेकर कि आज हमारी बहन बेटियां शिक्षा के मंदिर में सुरक्षित नहीं है। आप इस चीज की गारंटी देकर जाएं। प्रदेश की बहन और बेटियां आपसे सुरक्षा की गारंटी चाहती हैं, वर्किंग स्टेशन पर गारंटी चाहती हैं, शिक्षण संस्थान में मुख्यमंत्री जी आपसे गारंटी चाहते हैं। ये हंसी का विषय नहीं है कि शिक्षा के मंदिरों में, जींद में, उच्चाणा में क्या हुआ, बहन बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ, वर्किंग प्लेस पर बहन बेटियों के साथ अच्छे ढंग से जो है वहां पर क्या हालत हो गई है। सारे देश में हमारी बदनामी हो रही है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 1 साल में हमारे 16,773 अपराध जो है महिलाओं के प्रति बढ़े हैं। हमारे यहाँ पर बच्चे जो है 1 साल में 2,640 बच्चे लापता हुए हैं, जिसमें 1124 लड़के, 1516 हमारी लड़कियां हैं। असुरक्षित राज्य की श्रेणी में हम ये चाहते हैं बहन बेटियों को पूरी तरह से जो है सुरक्षा देने का काम सरकार करे। पुलिस विभाग उस प्रिंसिपल के खिलाफ आज तो सख्त कार्रवाई कर रहा है, मगर आज से उस प्रिंसिपल का पुराना इतिहास भी उठाया जाए। 2005 में भी ऐसा केस उसी प्रिंसिपल का था। उसके अंदर किसने समझौते करवाए, कौन उसका सिफारशी था, इसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। 2011 में किसने उसका ट्रांसफर फिर उचाणा किया, कौन उस समय एजुकेशन
माननीय सदस्य, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत बड़ी बात है। आप अपना गिरेबान खुद देखिए। 2011 के नहीं कर रहे। आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, आई एम टेलिंग द हाउस। जस्टिफाई नहीं, वो तो बता रहे हैं पुरानी बातें, जस्टिफाई थोड़ी कर रहे हैं, वो तो बता रहे हैं जो पहले जो हुआ है। मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि माननीय सदस्य एजुकेशन आपने कहा है तो आपका, और 2011 में इसी प्रिंसिपल की पंचायती इनके घर में झज्जर हुई, इसकी इंक्वायरी पुलिस महकमा करे। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है जो आज ये सवाल उठा रही है। इनके घर में 2011 में किसी प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर ना हो, इसकी पंचायत कराकर समझो। तो यहीं से यह मसला बहुत ज्यादा गर्मा गया। कथित यौन शोषण के मुद्दे पर दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल के बीच बहुत ज्यादा तीखी बहस देखने को मिली। एक अध्यक्ष महोदय, एक मीडिया में डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी ने एक स्टेटमेंट दी है, मैं इस पे आपका ध्यान आकर्षण पूरे सदन का करना चाहती हूं। इन्होंने कहा है कि जींद के सरकारी स्कूल में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ मामले पर बड़ा खुलासा। 2005 और 2011 में हुई थी अध्यापक के खिलाफ शिकायत, डिप्टी सीएम। 2005 और 2011 में किसने बचाया अध्यापक को, डिप्टी सीएम। 2011 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल के घर पर करवाया गया समझौता। अध्यापक पर डीडीआर होने के बावजूद एफआईआर ना करवाने को लेकर गीता भुक्कल के घर झज्जर निवास पर हुई पंचायत। इतिहास के अध्यापक का गुनाह छिपाने वालों की जांच करे पुलिस। अध्यक्ष महोदय, या तो इस बात का प्रूफ दें, नहीं तो खड़े होकर सदन में माफी मांगे। इस तरह का इतना बड़ा एलिगेशन, इनके विधानसभा उच्चाणा क्षेत्र के गांव में बच्चियों के साथ यौन शोषण हो जाता है, उनको बचाव करने की बजाय इतनी घिनौनी स्टेटमेंट। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर को चेतावनी देना चाहती हूँ। ये धमकी देने की आवश्यकता नहीं है, धमकी देने की आवश्यकता नहीं है। मर्यादा जो है, शब्दों की मर्यादा बनी है। इन्होंने कैसे स्टेटमेंट, नहीं ऐसे सदन के अंदर इस प्रकार से प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती कि आप धमकी दे करके सदन के अंदर धमकी दे रहे हैं। सदन के बाहर मीडिया में स्टेटमेंट दी गई है। ये ठीक है, जो कार्रवाई करनी है आप करिए, अगर उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी है करिए, लेकिन आपकी मीडिया में आप उसके अंदर यहाँ सदन के अंदर धमकी नहीं दे सकते। अध्यक्ष महोदय, मीडिया में ये स्टेटमेंट चल रही है। संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे द्वारा इस सदन में ये स्टेटमेंट दी गई है, सदन के बाहर नहीं दी गई। तो यह मसला यहीं पर ठंडा नहीं हुआ। इस मुद्दे पर अभय चौटाला ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाने की मांग उठाई, तो सीएम मनोहर लाल ने भी सरकार का पक्ष रखा। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा अंत में स्पीकर ने यह कहा है कि सरकार से वो जांच करवाने के लिए कह रहे हैं, जांच होनी चाहिए। की जांच जो आप ना जहां पुलिस से कराने की बात करते हो, इसकी जुडिशियल जांच कराओ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप इसकी जुडिशियल जांच करवा लो ना, है? जो इशू अभी यहाँ पे आप डिस्कस कर रहे थे, इस सारे मामले की 2005 से लेकर के अब तक की जुडिशियल जांच होनी चाहिए। रिमांड पर तब लिया जाता है जब किसी बात की इन्वेस्टिगेशन बाकी हो। जब एक तथ्य सामने आ गए कि वो एक कल्प्रेट दोषी ठहरा दिया गया और उसमें उसको टर्मिनेट कर दिया और उसको आज भी जेल के अंदर है, तो इसके बाद फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन और बाकी सारी चीजें, इससे बड़ी कोई सजा आप सुझा सकते हो तो हमें बता दो जो हमारे दायरे में है। अब उसको अंदर डाल दिया, बाकी जो धाराएं हैं उसका इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ये सारा कुछ काम करेगा, वो सारे वकीलों का, कोर्ट का, जजेस का काम वो सब करेंगे। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, इसकी जांच कराओ। जैसे माननीय सदस्य ने कहा है, जांच कराओ। हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से इस पूरे वाक्य की, इस ऐसे व्यक्ति के नेचर के अंदर अगर ये चीज रही है तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो। किसी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से पूरी की न्यायिक जांच कराओ। ये तय हुआ कि इस मामले की जांच, जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, जो फैक्ट्स आपके पास है या उनके पास है, कि 2005 से लेकर के क्या उस जो अध्यापक था उसकी क्या क्या व्यवहार रहा है, किस किस प्रकार से उसको
टर्मिनेट किया गया या सस्पेंड किया गया है, किस प्रकार से दोबारा उसकी नियुक्ति हुई है, ये सारी चीजों की जांच हम जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हाई कोर्ट के जज से उसकी जांच कराई जाए। इससे पहले की भी बात करते हैं। शीतकालीन सत्र के पहले दिन जो ये छात्राओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा, इस पर हंगामा देखने को मिला। तो इस पर अभय चौटाला ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा हमारे सम्मान की बात है, सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, ना कि पुरानी सरकार की गलतियों पर सदन में बात करनी चाहिए। बच्चियों से जुड़ा हुआ मामला है, महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। सरकार की तरफ से दो लोग खड़े हुए और दोनों लोगों ने ये कहा कि ये 2005 में भी 2011 में भी ये इशू इसी हेडमास्टर से जुड़ा हुआ था। ये सरकार जो है ये कहती है इसकी जांच हो, तो फिर तुम सरकार में किस लिए हो? जांच तुम करोगे, कोई और करेगा? अब सरकार जो एक मिनट, सरकार ने कर दिया, आपने टर्म इससे ज्यादा आप बताओ आप क्या कर सका? कोई आपने टर्मिनेट कर दिया और उसको अंदर जेल में डाल दिया। वहीं सदन में स्थगन प्रस्ताव को लेकर स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच भी बहस देखने को मिली। अंडर मोशन जो है वो सीए के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। नहीं वो तो बताया नहीं ना आपने, है जी, बताया नहीं। एडजमेंट मोशन दिया है, हाँ, वो सीए आपने कहा अंडर कंसिडरेशन है। नहीं, सीए के अंदर कन्वर्ट, एक तरफ कॉलेज अंदर एडजमेंट मोशन पिछले सत्र में भी आपने नहीं लिया, हमारा वो भी कन्वर्ट कर देते हो। वो ये परंपराएं आपकी डाली हुई हैं, मेरी नई परंपरा नहीं है। ये परंपराएं आपकी डाली हुई हैं, ये मैंने नई परंपरा नहीं डाली। आप ऐसा है, आप अपने कार्यकाल को क्यों भूल जाते हैं जब बात नहीं, मैं तो जो आपने रास्ता दिखाया हुआ, जो परंपराएं डाली हैं, वही पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ जी, आप अपना नया रास्ता बनाओ ना। नया रास्ता भी बनाएंगे, आवश्यक आप देख रहे हो अगले वाले। अगर आपने अपना रास्ता जो आपने दिखाए हुए रास्ते पर चलो। ऐसा हुड्डा साहब, एडजमेंट जो आपने परंपराएं डाली थी वो अच्छी है क्या बुरी है? जो नहीं, जो आपने परंपराएं डाली हैं वो अच्छी है क्या बुरी है? अध्यक्ष महोदय, नहीं, अब तो अच्छी परंपराओं का पालन कर रहे हैं। से इतने आदमी मर गए, हम एडजमेंट मोशन दिया, आप उसको क्वालिटेशन बदल रहे हो। हाँ, तो उसमें क्या डिस्कशन होनी चाहिए, डिस्कशन नहीं। हमारे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको ये एडजमेंट मोशन देखिए, एडजमेंट मोशन एक्सेप्ट करो। ये मेरा ये कहना है कि जो कॉलिंग अटेंशन मोशन उसके ऊपर कई लोगों के आए हुए हैं, एडजमेंट मोशन है। नहीं, तो उसको कॉलिंग अटेंशन मोशन के अंदर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। नहीं, अध्यक्ष महोदय, अंदर एक बार सुन लीजिए, इतना गंभीर विषय है। नहीं, अब हम डिस्कशन करेंगे। मैंने कब कहा नहीं करेंगे? ऐसा नहीं, हम हाउस के अंदर डिस्कस करेंगे। कॉलिंग अटेंशन मोशन भी डिस्कशन का एक प्रोसेस है। नहीं, डिस्कशन करेंगे इसका एडजमेंट मोशन नहीं, बिल के ऊपर डिस्कशन करना, चर्चा करना, ये विधानसभा का काम है, वो हम करेंगे। नहीं, करो आप, एडजमेंट मोशन है हमारा। अभी इसके अलावा अभय चौटाला की तरफ से सदन के शून्यकाल में कथित वीज विवाद का मुद्दा भी उठाया गया। अभय चौटाला ने तंज कसते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ही सेहत ठीक नहीं। ऐसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ मिनिस्टर है नहीं, हेल्थ का तो वैसे भी इन दिनों में दिवालिया पिटा हुआ था। पिछले 2-3 महीने से मुख्यमंत्री जी के ऑफिस का हेल्थ मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा विवाद था, जिसकी वजह से हरियाणा के लोगों को बहुत दिक्कत और कठिनाई का सामना करना पड़ा। आप बैठ करके समझौता करते हो कि आओ बैठ करके इस मामले को सुलझा लेते हैं, उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ता है। कितनी इस तरह के हालात हमारे प्रदेश के हैं कि मुख्यमंत्री अपने मिनिस्टर्स को भी अपने साथ लेकर के नहीं चल पाते, मिनिस्टर को रुष्ट कर देते हैं, मिनिस्टर फिर फाइलें नहीं निकालते, उसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। आपके हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर 14,864 से ज्यादा पोस्टें वैकेंट है, जबकि टोटल पोस्ट 25,000 है। मतलब 50% से भी ऊपर 60% के करीब पोस्टें जो वैकेंट है। अगर 60% पोस्ट वैकेंट होगी, गरीब आदमी का इलाज कहाँ होगा? किस हॉस्पिटल में जाएगा? कहां जाकर के अपना एक्सरे कराएगा? कहां जाकर के अपनी MRI कराएगा? कहां जाकर के कोई और दवाइयां लेने का काम करेगा?
जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट वहीं सदन में नांगल चौधरी के विधायक अभय यादव ने प्रेम विवाह का मुद्दा उठाया। विधायक ने प्रेम विवाह को बुरी बीमारी बताया और कहा कि इससे पारिवारिक रिश्ते खत्म हो रहे हैं। थोड़ी सी मुझे नहीं लगता कि आउट ऑफ द वे लगती है, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी सामाजिक समस्या ये बन चुकी है कि इसकी तरफ हर आदमी को ध्यान करना चाहिए, गौर करना चाहिए और इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, प्रेम विवाह के नाम पर रोजाना लड़कियां जा रही हैं, वो भी कोई बात ना, प्रेम विवाह बुरी, मैं उसकी बुराई नहीं करता, लेकिन पारिवारिक रिश्ते खत्म हो रहे हैं, समाज का ताना बाना खत्म हो रहा है। बिल्कुल खून के रिश्तों में भी शादियां होने लग गई। अध्यक्ष महोदय, इस बात पे मैंने आपके यहाँ मैंने आधे घंटे की चर्चा के लिए प्रस्ताव भी दिया है। मुझे नहीं पता उस पर वो स्वीकार होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरा ये अनुरोध है कि ये बहुत बुरी बीमारी है। समाज की सुरक्षा अगर खत्म हो गई तो आदमी बिना समाज के रह नहीं सकता। और जहां तक पर्सनल लिबर्टी की बात है, बड़ी अंग्रेजी की बड़ी फेमस सेइंग है कि लिबर्टी इज नॉट ए पर्सनल अफेयर बट इट इज ए सोशल कॉन्टैक्ट। समाज के अंदर रह के ही आदमी अगर आजादी अपनी एंजॉय करे तो अच्छी बात है, लेकिन इतनी बुरी बीमारी है, मैं इसमें ज्यादा नहीं कहना चाहता। नहीं, मुझे डर लग रहा है वो अवस्था आने वाली है जब माँ बाप को अपने बच्चों पर भी निगरानी रखनी पड़ेगी। तो इसके बारे में समय रहते हुए इसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने शीतकालीन सत्र में अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों का मुद्दा उठाया, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने जवाब दिया। पहली तो फिगर ये है, मैं डिस्प्यूट करता हूं इस बात के लिए कि 2014 में 11,665 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी। ये बिल्कुल गलत फिगर है। और उसके बाद 2014 तक 887 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज आई, 2005 से रेगुलाइज हुई। हुड्डा साहब के समय में 800 कुछ। अब इस राज में आपने माना, वैसे कॉलोनीज तो बहुत है, हद से ज्यादा। हाईवे पे चले जाओ, जहां मार्केट लिबर्टी है, इनकी सड़कें हैं, जरा देख लेंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के वहां पर लाइनें कहाँ लगी हुई हैं, कहाँ एरे डले हुए हैं, कहाँ डले हुए हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का। 3500 कॉलोनियों को ये अनऑथराइज कहते हैं, 5300 कहते हैं। FIR सिर्फ 700 कुछ दायर होती है। आप समझ सकते हैं कि किस बात के लिए सरकार की प्रोटेक्शन नहीं है। आप समझ सकते हैं कि नेताओं की प्रोटेक्शन नहीं है। 31/12/14 तक प्रदेश में 11,665 अनधिकृत कॉलोनियां थी। पहले तो हम ये सूची उपलब्ध कराएंगे कि 11,665 जो आपके कार्यकाल में अनधिकृत ढूंढी गई हैं, वो कौन सी थी, वो लिस्ट भी आपको देंगे। अगर हमारे समय में 5,352 लिखी हैं, वो लिस्ट भी देंगे। और इसमें से कौन कौन इन कॉलोनियों को काटने वाले हैं, जिनके नाम रजिस्ट्रियां हुई है, वो भी नाम आपको देंगे। और इसमें कहां क्या गड़बड़ हुई है, ये जानकारी भी आपको उसमें अच्छी तरह मिल जाएगी। वहीं सदन में भारत विकसित यात्रा को लेकर भी सवाल उठाया गया। कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि यात्रा में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है। हरियाणा के अंदर एक बीजेपी विकसित करो यात्रा चल रही है सरकारी माध्यम से। क्या चल रही है? और सारी विकसित भारत संकल्प यात्रा है वो बीजेपी ने। सरकार के खर्चे से, सरकारी सिस्टम से उसका तामझाम होता है और बीजेपी के वर्कर जाके वोट दिलाते। क्या इनका सिस्टम इतना नीचे गिर गया? सरकार हरियाणा की है, बीजेपी की नहीं है। बीजेपी को सिर्फ कुछ दिनों के लिए ठेका दिया चलाने का। अगर ये इस तरीके से काम करेंगे तो लोकतंत्र की क्या हालत होगी। इसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा भी सदन में खूब गूंजा। बेरोजगारी को लेकर महम विधायक बलराज कुंडू, महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह और असंध विधायक शमशेर गोगी ने कहा कि प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। 2 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। सारे जो CET के पेपर थे वो 61 ग्रुपों के पेपर
आज कोर्ट के स्टे की वजह से पैरवी ना करने की वजह से, आयोग के द्वारा ढीला रवैया होने की वजह से, कोर्ट की फीस ना भरना, बार बार टाइम मांगने की वजह से 61 ग्रुपों के पेपर जो है ना वो स्टे में लटके बैठे हैं। अनेकों जो है ना सीईटी आईआईटी के इंस्ट्रक्टर की ज्वाइनिंग रुकी है, टीजीटी की जो है ना 7400 उनकी वो ज्वाइनिंग रोकी पड़ी है। ये हालात आज हमारा बेरोजगार ऐसी दशा से जूझ रहा है कि सरकार उसकी प्रति कोई वो नहीं जवाबदेही नहीं है। सिर्फ डी ग्रुप का हवाला देकर हमारे हाईली क्वालिफाइड बच्चों को डी ग्रेड करने के लिए उनको चपरासी की लाइन में खड़ा कर दिया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, जो बड़े बड़े दावे करती है सरकार। अगर हम आगे जा रहे हैं, आज डी ग्रुप एक ऐसा खिलौना, एक झुंझुना बना दिया कि हमारे हाईली क्वालिफाइड बच्चे उस डी ग्रुप की लाइन में चपरासी, आज वो जो पहले लगे हुए हैं वो शोषण हो रहा है उनके साथ में। जो एक एमए एमटेक बच्चा अगर चपरासी बनेगा उसकी हर रोज मृत्यु हो रही है, वो आज मजबूर आत्महत्या करने, अनेकों केस हरियाणा की सरकार के उसमें आ चुके हैं। लेकिन अफसोस ये है कि सरकार ने उन्हें रोजगार देने की बजाय एक ऐसा योजना के माध्यम से गुमराह किया है जिसे कौशल रोजगार योजना का नाम दिया है, जिसका न कोई आधार है न कोई भविष्य, जिसमें न कोई ट्रांसफर पॉलिसी है न कोई रिजर्वेशन, और पीएचडी और एमएससी बीएड बच्चे भी अपनी दर दर की ठोकरें खा रहे, और उसका परिणाम यह है कि या तो उस मायूसी में नशे की तरफ बढ़ रहे हैं या अपराध की तरफ, जिससे प्रदेश के अंदर सामाजिक परेशानियों का सामना हर आदमी को करना पड़ रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस बात को, जो ठेकेदारी सिस्टम को उन्होंने कच्ची भर्ती में तब्दील किया है, इसको एक अच्छा रूप देकर के उन लोगों को रोजगार के अंदर मदद की जाए, और जो हमारे युवाओं का भविष्य बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है उसे उज्जवल भविष्य में कन्वर्ट करके दिखाएं। रोजगार की बात अभी चल रही थी, रोजगार देना तो दूर की बात है, हालत आप देख ही रहे हो। मैं कुछ बोल लूंगा तो रौला पड़ जाएगा। देश में बेरोजगारी कहां तक पहुंच गई, पार्लियामेंट से आगे चली गई, यूएपीए में बेरोजगारी पहुंच गई, लेकिन फिर भी आंख नहीं खुल रही। जो मुद्दा है उसको नहीं बोलेगा कोई। इन्होंने ये क्यों किया? आजादी नहीं है कुछ कहने की, किस वजह से किया वो ढूंढ लो ना। अगर वजह नहीं होगी तो कोई नहीं कुछ करेगा। तो मुद्दे बहुत सारे उठे। मुद्दा जहरीली शराब कांड का भी उठा, इसके अलावा मुआवजे को लेकर भी सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से, और इन सवालों के जवाब दिए गए हैं सत्ता पक्ष की तरफ से। तो कुछ इस तरह का रहा है शीतकालीन सत्र का पहला दिन, काफी हंगामेदार रहा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।